का टॉपिक है अपना उप्स का कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है जावा में, राइट? क्योंकि जो जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? अब सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि उप्स का मतलब क्या होता है। तो उप्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और सिस्टम। ठीक है। अब ये कंसेप्ट होता है क्या है, ये कंसेप्ट क्यों आया? मतलब पहले जो थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता था, स्ट्रक्चरल हुआ करता था, उसके बाद कंसेप्ट आया उप्स का। तो ऐसा क्यों, राइट? क्योंकि किसी काम को अगर बड़ा प्रोजेक्ट हम करते हैं, राइट, तो बहुत प्लानिंग चाहिए होती है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हमें करना होता है। तो इसकी वजह से ये उप्स का कंसेप्ट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो जावा जो बना, उप्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि पूरा जो कंसेप्ट है वो ह्यूमन बिहेवियर से है। अगर ह्यूमन बिहेवियर से लेके बनाया जाए कोई चीज, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि इंसान उसको इजीली समझ पाएगा, राइट? तो इंसान और मशीन के बीच का जो दूरी है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, और आप बहुत आराम से सिस्टम को समझ पाओगे और प्रोग्राम्स बना पाओगे एग्जैक्टली, राइट? तो ये है हमारे ऊप्स के कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो जस्ट मैं विद इन 5 मिनट इन सब के बारे में बताता हूँ आपको है क्या चीज, राइट? जैसे कंसेप्ट होता है अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज होती है, राइट, जैसे ह्यूमन लाइफ में देखा जाए तो कुछ चीजें हम किसी को बताते हैं, कुछ चीजें उससे हाइड करते हैं। सिंपल सा बात है। जैसे अगर हमें कुछ चीजें मैनेजर को बतानी चाहिए, कुछ चीजें मैनेजर को नहीं बतानी चाहिए, तो ये आपको पता होता है कि क्या उसको जानना है। काम कर रहे हो तो उसको दिखाना है, नहीं कर रहे हो तो बताना ही नहीं है, हाइड करके रखना है। तो जो रिलेवेंट फंक्शनैलिटी है या रिलेवेंट एक्शंस हैं, जो सामने वाले को जानना चाहिए उसको दिखाना, और जो नहीं जानना चाहिए उसको हाइड कर देना, ये जो मैकेनिज्म हो गया वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन। तो सिमिलर कंसेप्ट हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं जावा में। जैसे कि सपोज करो कि हम अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। एडमिन से किया तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती है, नॉर्मल यूजर से किया तो थोड़ी चीजें दिखती हैं, राइट? कुछ यूजर्स से लॉगिन करो तो सिर्फ व्यू का एक्सेस होता है। तो मतलब क्या हुआ, अलग अलग यूजर लेवल के पास अलग अलग एक्सेस लेवल्स है ना, उसको नहीं पता बाकी चीजें क्या है सिस्टम में। तो ये कंसेप्ट क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आया ये कंसेप्ट थियोरेटिकली? अब दूसरा कंसेप्ट जैसे है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेनी फॉर्म्स, मेथड के मल्टीपल फॉर्म्स। अब मेथड के मल्टीपल फॉर्म्स का होने का मतलब ये होता है कि अगर जैसे एक मूवी में, जैसे मान लो कि आपने कोई रिसेंट मूवी बताओ जिसमें हीरो का डबल रोल हो। रिसेंट मूवी है तो कोई रिसेंट मूवी या जुड़वा सब लोगों ने नहीं देखा है, कंसेप्ट पता है, राइट? तो जुड़वा मूवी जो भी था, तो जिस पर्टिकुलर कोई भी मूवी ले लो जिसमें हीरो के मल्टीपल रोल्स हो, तो वो वहां पे उसका फायदा क्या होता है? एक ही हीरो के मल्टीपल रोल होने से कुछ फायदा है मूवी में? उसमें फायदा ये हो जाता है कि दो हीरो लेने से अच्छा है कि एक ही हीरो काम करेगा, तो वो कम पैसे में काम हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, दो डेट्स नहीं लेने पड़ेंगे। अगर एक ही मूवी में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों को रख लिया तो प्रॉब्लम होगी दोनों को डेट्स लेने में, और मूवी खिंचती चली जाएगी और कॉस्टली भी हो जाएगी। इससे अच्छा अगर एक ही बंदे को ले लो, तो एक बार आएगा तो दोनों रोल करके जाएगा, तो मूवी आसानी से बन जाएगी, कम बजट में बन जाएगी, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना? एक ही बंदे को ज्यादा यूज कर लिया। तो वो कंसेप्ट क्या बनता है आपका? पॉलीमॉर्फिज्म। तो जावा में जो मेथड्स है, मेथड के डिफरेंट डिफरेंट नेम ना लेके अगर हम सिमिलर टाइप का नेम रख लें मेथड का, और टास्क उसका अलग अलग हो, तो वो कंसेप्ट हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे रियूजेबिलिटी के कंसेप्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चीजों को सही अरेंज करना, जैसे मान लो कि अगर आपने डी मार्ट गए और वहां पे आपको कोल्ड ड्रिंक खरीदना है, तो सारे कोल्ड ड्रिंक के सेक्शन एक ही पास है, उसी में आपको पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप, कोको, कोक सब मिल जाएगा। अगर वही चीज अरेंज करके अलग अलग फ्लोर पे रख दे तो प्रॉब्लम होगी। तो इजिली एक्सेस करने के लिए, राइट, इजिली समझने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम कंसेप्ट को क्या यूज करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। नाउ थर्ड कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? बेसिकली इनहेरिट करना, हेरिडिटी। हेरिडिटी समझते हो ना?
कि जो प्रॉपर्टी पेरेंट में होता है वो प्रॉपर्टी चाइल्ड में भी आता है। सारी नहीं आती, सारी आनी भी नहीं चाहिए। अच्छी वाली क्वालिटी तो जरूर आनी चाहिए, बुरी वाली तो नहीं आनी चाहिए, राइट। बट दोनों आती हैं, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। तो उसका फायदा क्या होता है, कभी कभी उसके फायदे भी, कभी कभी नुकसान भी है। लेकिन उस कंसेप्ट को ना छोड़ के अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें बेनिफिट है कि पेरेंट ने जो भी प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट किसकी है, चाइल्ड की। दादा की जो जमीन थी बाय डिफॉल्ट किसकी हो गई, पेरेंट की। अब पेरेंट की जो है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, हमारी। तो हम तो सोच के यही चलते हैं ना, ऊपर की सारी मेहनत सब लोग करके बैठे, अब हम क्यों मेहनत करें। सिंपल सी बात है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे इनहेरिटेंस होता है कि कोई कोड पहले से लिखा हुआ है तो उसको रेदर देन तुम फिर से कोड लिखो, उससे अच्छा क्या है उसको रीयूज कर लो। अब जैसे पेरेंट का घर है तो उसी में रहो ना, दूसरा घर क्यों लेना अननेसेसरी जब तक जरूरत नहीं है। या हमारे घर में पहले से एक गाड़ी है, उसी को रीयूज करो, उसी से काम चलाओ। रेदर देन दोबारा एक कार फिर खरीद लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, रखने की जगह, मेंटेनेंस, हर चीज बढ़ता जाएगा जबकि यूज उसका है नहीं। तो जो चीज का यूज नहीं है, राइट, उसको मल्टीपल टाइम्स बार बार लिखने की जगह हम एग्जिस्टिंग चीज को अगर रीयूज कर ले तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा। ओवरऑल फायदा है रीयूजेबिलिटी का। सिंपल सी बात है ना। अगर हमें रिक्वायरमेंट है 1 BHK का तो हम 3 BHK लेके करोगे क्या, झाड़ू पोछा का कास्ट ज्यादा हो जाएगा, टैक्स बढ़ने लगेगा, कॉस्ट, अननेसेसरी मेंटेनेंस चार्ज बढ़ने लगेगा जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज करना होता है, इनहेरिटेंस की, हम कोड को रीयूज कर सके मैक्सिमम। तो उससे फायदा क्या होगा, टाइम हमारा बचेगा, रीयूजेबिलिटी हो जाएगी ज्यादा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा। एंड लास्ट कंसेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, कैप्सूल पता है। तो कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल का काम क्या होता है, बाइंड करना, राइट। कि उसके अंदर कोई चीज छिपा के रख दो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उससे बाहर वो गिरे ना या भागे ना, कुछ भी ना हो, और सामने वाले को पता भी ना चले कि इसके अंदर क्या है, राइट। जैसे हमने घर में, घर से निकलते समय लॉक लगा देते हैं, क्यों लॉक लगाते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस पर्पज से, कि चोरी ना हो घर में। चोरी कौन करता है, अच्छा चोरी हैकर्स करते हैं, सॉफ्टवेयर में हैकर्स करते हैं, घर में चोरी कौन करता है, हैकर्स, चोर करता है। तो चोर तो ताला तोड़ के चोरी करता है, तो उससे क्यों बचाना फिर, दैट्स द प्रॉब्लम। जिसको चोरी करना है उसके लिए ताला या लॉक्स इंपॉर्टेंट है, नहीं ना। वो तो तब भी तो चोरी करेगा, तो फिर किसके लिए आपने लॉक लगाया, शरीफों के लिए, कि शरीफ चोर ना बन जाए। हम जो लॉक लगाते हैं वो चोरों के लिए नहीं लगाते, हम शरीफों के लिए लॉक लगाते हैं, कि चोर तो ताला तोड़ के चोरी करेगा, जो शरीफ है वो ना कहीं नियत खराब हो जाए उसकी, और वो ना चोर हो जाए, इसलिए हम लॉक लगाते हैं। क्योंकि एक बार लॉक लगा होगा तो सामने वाला शरीफ होगा तो निकल जाएगा, खुला होगा तो सोचेगा ना एक बार, यार बहुत दिन से खुला हुआ, देख ही लेते क्या है। तो ऐसी चीजें होती है, क्लियर। तो इनकैप्सुलेशन का बेसिक पर्पस क्या हो गया, सिक्योरिटी, राइट। कि आपके पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, दूसरा कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लॉगिन, लॉगिन करते तो वही बंदा कर सकता है जिसको यूजर आईडी पासवर्ड पता होगा। चेंज पासवर्ड वही कर सकता है जिसको ओल्ड पासवर्ड पता होगा, समझ गए। तो ये सब कंसेप्ट आपके क्या आ जाएंगे, इनकैप्सुलेशन। कि हम किसी चीज को सिक्योर करना चाहते हैं, इसका एक्सेस हर जगह पब्लिकली ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब यूज कर सकते हैं, सब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो सब नहीं एक्सेस कर सकते। तो दैट्स द रीजन। तो अगर वही सिमिलर टाइप की चीज अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो जावा में, कि कुछ चीजें हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि जो जावा में हर जगह यूज हो सकता है, कुछ चीजों को हम ऐसा लिमिटेड कर सकते हैं कि इस रिस्पेक्टिव चीज ही एक्सेस कर सके उसको, राइट। तो अगर ये कंसेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है देन वी कैन यूज द इनकैप्सुलेशन। तो मोटा मोटा समझ में आया ना, हाई लेवल ये क्या है, बहुत ही बेसिक चीज है, राइट। अब इसके अलावा कंसेप्ट में क्या आता है आपका, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लास क्या है। क्लास, क्लास की अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और
What do you mean by blueprint? ओके, ये तो तुम टेक्निकल में चले गए जावा में। नॉर्मल लाइफ में क्या होती है क्लास? ऐसी क्लास? हाँ हाँ, कहाँ जा रहा है? क्लास जा रहा है, राइट? दैट्स फाइन, यही होती है क्लास। फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, कौन से क्लास में पढ़ते हो बच्चा? सेवेंथ क्लास, एट्थ क्लास, टेंथ क्लास। तो उसको क्लास क्यों बोलते हैं? उसको क्लास क्यों बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक ही क्लास में रहते हैं। मतलब समथिंग इज लाइक कैटेगरी डिफाइन करने के लिए। क्या करने के लिए? कैटेगरी डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं ना, कि ये फिफ्थ क्लास का बच्चा है, मतलब फिफ्थ क्लास मतलब इसमें सिर्फ फिफ्थ क्लास के ही लोग होंगे। जैसे आपकी ये सेलेनियम की क्लास है तो इसमें सिर्फ सेलेनियम वाले ही होंगे, प्ले राइट वाले नहीं होंगे, राइट? तो एक कैटेगरी डिफाइन करने के लिए हम बनाते हैं कि किसी चीज को समझना आसान हो जाए। जैसे ट्रेन में बैठे हो कभी? नहीं, तो ट्रेन में भी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास। क्यों बनाई गई है? वो भी कैटेगरिकल, किसमें एक टाइप के लोग रहेंगे। ऐसे ही इकोनॉमी और बिजनेस क्लास भी होता है प्लेन में, उसमें भी कैटेगरी डिफाइन करने के लिए होता है। तो बेसिकली क्लास एक क्या है कि क्लास एक चीज को डिराइव्ड करता है, ऐसी चीज कि इसमें सिमिलर टाइप की चीजें हैं। जैसे आपने जैसे बोला ब्लूप्रिंट है, दैट्स फाइन। तो ब्लूप्रिंट थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में आ गया, बट लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए क्लास इज नथिंग बट एक कैटेगरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स। सिंपल सी बात है। अब मान लो कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? सिलेनियम के, वीकेंड बैच के। अब अगर आप, अब पर्टिकुलर क्लास में होता क्या है, अब मान लो ये आपकी क्लास है, तो इस क्लास में है क्या क्या चीज है, क्या हो रहा है इस क्लास में? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे इन्होंने बोला। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सिर्फ हम ही ऑब्जेक्ट है बस। ये चेयर क्या है? लैपटॉप, टीवी, एसी, फैन, लाइट, सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जिसके पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस दुनिया में हर एक चीज जो भी दिखता है, जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स है, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लैरिटी हुई? हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से। अब इस क्लास में वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे इस क्लास में? हाँ, तो क्या है? जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, राइट? तो ये आपके क्या बन गए? वेरिएबल्स। अब इसके अंदर मेथड्स क्या होंगे? लर्निंग, वॉचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ट्रेनिंग। ये सारी क्या होती है? क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज हम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेथड्स। क्लास के अंदर जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वो चीज हमारी क्या होगी? मेथड। तो मेथड, अब तो क्लास के अंदर क्या क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए और मेथड्स हो गए। तो क्लास यहाँ पे एक तरीके से क्या काम कर रहा है? कंटेनर का। एक कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, और कंटेनर का एक स्ट्रक्चर होता है ना। अब कंटेनर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर हो सकता है, कोई नॉर्मल जैसे बॉटल है पानी का, इसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं। तो ये कंटेनर अलग अलग हो सकता है। बैग्स अलग अलग हो सकते हैं, वो भी कंटेनर है जिसके अंदर लैपटॉप वगैरह रखते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है। तो वैसे क्लास भी एक कंटेनर जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसका भी हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। किसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? आ गई बात समझ में? तो चलो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल चीज, कि एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मतलब क्लास बनाता हूँ। तो लेट्स से इसके अंदर जावा कोड में ही चलते हैं, और इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं। एंड लेट्स से क्लास का नाम रखते हैं कैलसी। क्या नाम रखा? कैलसी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये, अब इसका ब्लूप्रिंट क्या हो गया कि क्लास कैसे बनती है। कि पहले आप क्या लिखते हो? कीवर्ड पब्लिक, फिर आप क्या लिखते हो?
क्लास का नाम, पहले क्लास इज अ कीवर्ड, और ये क्या हो गया, क्लास का नाम। फिर क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी क्लोज हुई, तो बॉडी है इसके पास, मतलब कंटेनर हो गया ना ये एक तरीके से। और जो भी चीजें अब डिफाइन होगी इस क्लास के अंदर ही डिफाइन होगी। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम क्लास के अंदर चीजों को डिफाइन करते हैं। तो सपोज करो अगर ये कैलसी क्लास है, राइट, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? लेट्स से एक्टिविटी क्या होगी इसके अंदर? सिंपल सी बात है, कैलकुलेशंस होंगी, राइट। तो कैलकुलेशन करने से पहले अब हमें आपको सिखाना है कि हम मेथड कैसे बनाते हैं। अब चूंकि आप यहाँ पे मेथड्स बनाने जा रहे हैं क्लास के अंदर, क्योंकि वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है आपको पता है, राइट। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमें क्या लर्न करना है कि हम मेथड्स कैसे बनाते हैं। तो मेथड जैसे क्लास बनाने का एक सिंटैक्स हो गया कि आप क्या करते हो, बेसिकली पब्लिक क्लास, क्लास नेम। तो क्लास नेम का नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए? क्या क्लास किसी नंबर से स्टार्ट हो सकता है? नहीं। समझ गए? तो क्लास का जो नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए वो हमेशा स्टार्ट विद क्या? कैरेक्टर। स्टार्ट विद कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में आपका अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, बट कभी भी आपका क्लास नेम या वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, बाद में नंबर लगा सकते हैं कि जैसे कैलसी 1, कैलसी 2, कैलसी 3, समथिंग लाइक दैट, बट 1 कैलसी करके आपका क्लास नेम कभी भी नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर। और इसके अंदर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक डॉलर एंड अंडरस्कोर। डॉलर एंड अंडरस्कोर। तो क्लास अंडरस्कोर 1, क्लास $1, राइट, इस टाइप के भी नेमिंग कन्वेंशन आपकी हो सकती है, बट अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा आपका कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो इसका रीजन है, स्पेसिफिक रीजन होता है, क्योंकि जैसे नाम है ना किसी चीज का, तो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे किसी का नाम 1 2 3 है ना, है कि नहीं है? लेकिन 420 है, ये बहुत 420 है, 420 के नाम से भी लोग बुलाने लगते हैं उसको। तो होता क्या है कि लीगल नेम की बात करें अगर हम, तो नंबर से किसी का नाम नहीं होगा। समझ गए? तो वही नेमिंग कन्वेंशन लिया गया यहाँ पे भी कि प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर? अब नाउ लेट्स से अब इसके अंदर हम मेथड बनाते हैं, तो मेथड बनाने का सिंटैक्स वो देखो। इसका जो सिंटैक्स होता है, फिर से आपको क्या लिखना है? पब्लिक, फिर क्या लिखना है? वॉइड, और फिर मेथड का नाम। तो नाम लेट्स से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सम। ठीक है। फिर स्मॉल ब्रैकेट, मतलब राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड फिर इसकी बॉडी स्टार्ट एंड क्लोज। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका? मेथड का। तो जैसे क्लास आप डिफाइन करते हो वैसे मेथड भी डिफाइन करते हो, सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि क्लास के बाद आप कोई ब्रैकेट नहीं यूज करते हो, बट मेथड के बाद आप क्या करते हो? राउंड ब्रैकेट यूज करते हो, फिर उसकी बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी क्लोज होती है। ये इसका सिंटैक्स है। समझ गए? अब इस बॉडी के अंदर जो चाहिए वो आप अपना कोड लिख सकते हो। तो जैसे सपोज करो कि मैंने अभी इसके अंदर लिख दिया एस आउट सम, दैट्स इट। अब ये मेथड बन गया। ऐसे हम जितने चाहें उतने मेथड्स पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? सब बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? मल्टी। फिर यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? डिव। तो ऐसे क्लास के अंदर हम मल्टीपल मेथड बना सकते हैं आप, और सब में लेट से हमने ऐसे कर दिया। तो समझ में आया? तो क्लास के अंदर मेथड्स कैसे बनाए? अब अगर मैं इस क्लास को रन करूं, कैलसी को, तो रन होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेन नहीं है। क्योंकि क्लास के अंदर अगर मेन नहीं होगा, क्योंकि रन कहाँ से होता है? मेन से। सिंपल सी बात है। तो मेन से हमें रन करना है, तो हम कैसे रन करें? मेन क्लास में जाएंगे। तो लेट से कि इसके अंदर कोई मेन क्लास हमने बनाया नहीं। लेट से कि एक मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है। लेट से क्लास, और क्लास का नाम क्या रख दिया? मेन क्लास। ठीक है। और मेन के अंदर ये जो हम मेन लिखते हैं, तो ये भी क्या होता है? एक मेथड होता है।
तो मेन भी क्या है, एक मेथड। सिंपल सी बात है। अब रन करेंगे तो सबसे पहले भी जहां पे मेन होगा वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, लेकिन हमें यूज किसको करना है, कैलसी क्लास का। अब कैलसी क्लास को एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, वाया ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज को एक्सेस करना है, राइट, तो वाया क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो बाहर हमारी प्ले राइट की क्लास है, यहाँ पे हमारी सेलेनियम की क्लास है। अगर प्ले राइट का कोई बंदा या आपसे कोई पूछे कि आपकी क्लास में क्या चल रहा है, तो आप सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या पढ़ाया गया, कैसे चल रहा है, सारी चीजें। तो मतलब फिर आप क्या बन गए इस पर्टिकुलर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव, इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। या फिर ये चेयर इस क्लास की है, उठा के अगर दूसरी जगह रख दो तो भाई कौन सी क्लास की चेयर है, अरे उस क्लास की चेयर है ना। तो एक डेफिनेशन होता है। तो ये क्या बिहेव करेगा बाहर, आउटसाइड, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। किस क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आप बाहर जब इस क्लास को रिप्रेजेंट करोगे तो आप क्या बन गए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आपके थ्रू पर्टिकुलर क्लास की सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस की जा सकती है। तो वही सिमिलर चीज हो गई कि अगर हमें कैलसी क्लास को यहाँ पे एक्सेस करना है, उसके सारे मेथड को एक्सेस करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैलसी क्लास का हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। वहां का अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मिल गया तो कैलसी क्लास से हम सारी चीजें एक्सेस कर लेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट लेते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, राइट, पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो उसका एक सिंटैक्स होता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ये हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या हो गया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। अब सपोज करो इस मेन मेथड के अंदर हमें क्या एक्सेस करना है, कैलसी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलसी सी इज इक्वल टू न्यू कैलसी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे सी, कैलसी क्या है, क्लास है, सी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और न्यू कीवर्ड का काम क्या हो गया, मेमोरी एलोकेट करना। कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कुछ कुछ तो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा वो। अगर आप कहीं बाहर जाते हो किसी दूसरी जगह रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ तो जगह लोगे ना भाई। सिंपल सी बात है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड का मतलब हो गया कि ये क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट कर लेता है। क्लियर। तो सी हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास के सारे मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, मेथड वेरिएबल सबको। तो जैसे सी डॉट सम आ रहा है लिस्ट में, सी डॉट सब आ रहा है, सी डॉट मल्टीप्लीकेशन, सी डॉट डिविजन। हमने सारे मेथड को कॉल कर लिया और सेव करो। अब हम जब मेन को रन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये सारी चीजों को वहां से एक्सेस कर लेगा। समझ गए। इसी कंसेप्ट पे पूरा जावा चल रहा है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो मतलब आपको जावा आ गया। समझ गए। यही हम खेल रहे हैं शुरू से, और यही आगे खेलना है। मतलब करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक समझो। मान लो आपको कुछ बनाना है घर पे, खाने वाली चीज, तो क्या बनाना चाहोगे। आपके पास टाइम है और आप सोच रहे हो कुछ अच्छा बनाते हैं, तो क्या बनाना पसंद करोगे। कुछ तो सोचा होगा ना। क्या बनाओगे, बिरयानी। मतलब सीधे मुश्किल काम। मतलब कुछ ज्यादा ही टाइम है आपके पास, है, भूख भूख नहीं लगी है। मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ कि भूख लगी हो तुरंत कुछ मिल जाए, मैगी। तो चलो, चाहे बिरयानी बनाना हो, चाहे मैगी, चाहे चाय ही बनाना हो, राइट। तो कुछ चीजें तो सबको बनाने आती होंगी ना? क्या बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं। मैगी तो इतना अच्छा लोगों ने सिस्टम निकाला, मैगी वालों ने, कि नमक भी डालने की जरूरत नहीं है, वो डाल के देते हैं कि गलती ना हो जाए बंदे से। कि जिंदगी में किसी ने अगर मैगी नहीं बनाया तो मतलब उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। समझ गए ना। तो कम से कम लाइफ में एक बार मैगी तो बना लो। ठीक है।
इससे फेल आएगा कि हम पुशअप कर सकते हैं। समझ गए? मतलब हमारा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन हम सर्वाइवल कर सकते हैं, हम जिंदा तो रह सकते हैं मैगी खा के कम से कम, इतना तो आ गया ना हमें। तो इसलिए लाइफ में कुछ करो ना करो लेकिन मैगी बनाना जरूर सीख लो। और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना, चाय भी बनाना इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करो चाय कैसे बनती है पता है सबको? फॉर्मूला क्या है उसका? हर चीज का एक फॉर्मूला होता है ना काम करने का। तो चाय बनाने का क्या फॉर्मूला है? दूध पत्ती भी तो बना सकते हो, मतलब बिना पानी के भी तो चाय बनता है। तो जरूरी है पानी? अगर अच्छा चाय बनाना है तो दूध पे बनाओ, है ना? लेकिन चलो मान लेते हैं पानी, ठीक है। तो पानी चाहिए और क्या चाहिए? देखो अब एग्जाम्पल को समझो, हमें क्या बनाना है पहले तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें चाय बनाना है। अब उसके बाद हम किचन में हैं, चाय बनाना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अलग अलग वेज हो सकते हैं। हो सकता है सारे इंटीग्रेंट्स पहले आप मिला के रखो फिर गैस चलाओ। मैं तो पहले ही गैस जला दिया फिर सामान खोज रहे हो मिल नहीं रहा है तो गैस तो जल रहा है ना। जरूरी तो नहीं है। या फिर तरीका इसमें अप्रोच देखो कोई भी हो सकता है कि पहले आप पतीला चढ़ाओ फिर पानी डालो फिर पानी गर्म हो फिर सारी चीजें डालो, वो स्टेप बाय स्टेप सबका अपना अपना वे हो सकता है। बट अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला ये है कि चाय बनाना है तो उसके अंदर मैंडेटरी चीज क्या होगी? मैंडेटरी चीज क्या है चाय बनाने की? दूध, चाय पत्ती और सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज है उसके अंदर चाय, चाय पत्ती इसकी। अगर चाय पत्ती नहीं डाला तो वो चाय नहीं है। बाकी बिना दूध के भी ब्लैक टी बन सकती है, बिना पानी के भी दूध चाय बन सकता है, बिना चीनी के भी बन सकता है। लेकिन मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया? चाय पत्ती, नहीं तो चाय नहीं होगा वो। बाकी सारे ऑप्शनल है। बात समझ रहे हो? इस चीज को ध्यान से समझो क्योंकि वही मैं इधर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो चलो अब डिसाइड करते हैं कि हमें चाय बनाना है तो हमारे पास चीनी भी डालना है, अदरक भी डालना है, पत्ती भी डालनी है, दूध भी डालना है, पानी भी है। तो सब चीजें अलग अलग कंटेनर में रखी हो सकती हैं। चीनी चाय पत्ती एक ही साथ हो सकती है? हाँ? नहीं, अलग डब्बे में होगा। अलग डब्बे का मतलब अलग कंटेनर। तो उस कंटेनर में से चीनी एक्सेस किया, दूसरे कंटेनर में से चाय पत्ती एक्सेस किया, तीसरी जगह में से मे भी फ्रिज में से जाके हमने अदरक लाया, पानी टैप से लिया, दूध फ्रिज से निकाला, समथिंग कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। तो हर जगह चीजें अलग अलग रखी हुई हैं, उसको हम वहां से क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं और फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। समझ गए पूरा कंसेप्ट? यही जावा है। जो चीज नहीं होगी हमारे पास वो हम बनाएंगे या खरीद के लाएंगे या अरेंज करेंगे। बात समझ गए? जैसे दूध नहीं है, दूध बना सकते हैं? नहीं, पाउडर वाला होता है बना सकते हैं, लेकिन हमें उसको बाहर से अरेंज करना पड़ेगा। पानी फ्री का है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो जावा में भी अगर हमें किसी टास्क को परफॉर्म करना है, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना है, तो हमें बनी बनाई चीजों को जो पहले से हैं क्लासेस बने उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेस करना पड़ेगा। समझ गए? अब मान लो मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो कैलकुलेशन एक क्लास है, उसके अंदर पहले से मेथड लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक चीनी का डब्बा। पहले से बॉक्स है, कंटेनर है, हमें उसमें से चीनी निकालना है। कैसे निकालना है? निकालने का तरीका तो पता है। तो चाहे हल्दी निकालना हो, चाहे चीनी निकालना हो, चाहे धनिया पाउडर निकालना हो, मुझे खाने का बनाने का एक्सपीरियंस इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिसको नई आइडिया है वो नहीं समझ पाएगा। समझ गए ना? तो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? स्पून। कंटेनर में से कोई चीज निकालना हुआ तो हम स्पून यूज कर सकते हैं, स्पून का साइज अलग अलग हो सकता है, दैट्स। बट अप्रोच एक ही है। पानी को भी लेने का एक ही तरीका है। अब स्पून नहीं, उसके लिए कप हो गया, बट तरीका एक ही चीज है, कहीं से उठा के कहीं पे यूज करना। तो जो एक्सेस करने का तरीका है वो क्या हो गया? स्पून के थ्रू। तो यहाँ पे भी वही चीज हो गया, किसी क्लास के मटेरियल को एक्सेस करना है तो पहले हम क्या बना रहे हैं? उसका ऑब्जेक्ट। तो किसी भी क्लास के मटेरियल को एक्सेस हमें यहाँ पे करना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बना के हम मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई ना क्या हो रहा है?
अब जावा में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो क्लासेस पहले से बनी होंगी, उनको डायरेक्ट एक्सेस कर लो, जो पहले से नहीं बनी है, राइट, तुम अपना बना लो। जैसे दूसरा एग्जांपल, लेट्स से स्कैनर यूज किया आपने, स्कैनर, स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब ये आपने बनाया क्लास? नहीं, ये क्या थी, पहले से बनी बनाई, पहले से बनी बनाई क्लास थी। स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इंट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, और यहां पे दे दिया सिस्टम डॉट आई एन, राइट। तो क्या था कि स्कैनर क्लास पहले से बनी बनाई थी, हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर का मेथड कॉल कर लिया, बात खत्म। सिंपल सी चीज है, ये हम पहले से करते आ रहे थे, लेकिन हमें पहले नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अभी समझ में आया क्या हुआ, ये वही सेम कंसेप्ट यहाँ हुआ। तो यही पूरा जावा है। तो इसमें क्या होगा, पहले से जावा में जो मेथड्स क्लासेस बने हुए हैं, मेथड्स बने हुए हैं, सिर्फ हमें याद करना होगा। जैसे किचन में तो आपको पता होना चाहिए ना कि चीनी कहाँ रखी गई है, नहीं तो नहीं मिलेगा वो। ट्रांसपेरेंट होगा तो मे भी दिख जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चीनी अगर पाउडर के फॉर्म में है तो नमक और चीनी में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, और क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि कितना एक्सेस करना है। तो यहाँ पे भी जावा में हमें दो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्लास कौन सी है और कौन सा मेथड उसमें हमें एक्सेस करना है। मेथड का नाम भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि नाम इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि उसका काम क्या है। तुम अपने काम के लिए किसी चीज को यूज कर रहे हो ना, तो चीनी की जगह नमक नहीं यूज कर सकते। तो पता है कि चीनी का कंटेनर ये है, इसमें से हमें कितना चीनी एक्सेस करना है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो सेम वे जावा में क्या होगा कि आपको क्लास नेम पता होना चाहिए, और कौन सा मेथड क्या काम करता है वो मेथड का नाम पता होना चाहिए, तब आप उसको अपने यूज के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमें क्लास का नाम पहले से पता था, और नेक्स्ट इंट मतलब हमें इंटीजर देगा ये भी हमें पता था, तो इसलिए हमने अपने करेस्पॉन्डिंग इसको एक्सेस किया। अब किसी को कल के डेट में कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो उसको पहले से पता होगा क्लास का नेम क्या है, कैलसी। सम करना है तो सम मेथड कॉल करेगा, सब करना है तो सब कॉल करेगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टी, और डिवीजन करना है तो डिव मेथड कॉल करेगा। तो अगर किसी को ये पहले पता रहेगा तो वो भी एक्सेस कर सकता है। तो इस लेवल पे आके हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सी क्लास पहले से क्रिएटेड है और कौन सी क्लास हमने क्रिएट किया, डजंट मैटर, समझ गए। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं। अब जैसे सेलेनियम की मैं बात करूं, तो सेलेनियम में बनी बनाई लाइब्रेरी है, हमें सिर्फ उसको यूज करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपने कोड लिखा था, याद है कुछ, ब्राउजर लॉन्च करने का कोड क्या था? चलो शुक्र है पहला लाइन याद है, वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही कैसे हो रहा है, कैसे वही हो रहा है, यहाँ पे वेब ड्राइवर है, यहाँ क्रोम ड्राइवर है, लॉजिक फेल हो रहा है तुम्हारा। कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना, इंटरकास्ट टाइप की चीज, ये दोनों सेम सेम नहीं दिख रहे, है ना। तो पहले हम इसको सेम कास्ट में लाते हैं, कोई तकलीफ, अब ठीक है। फिर अब इसके अंदर हम कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट लेट से क्लोज, यूज किया कभी ड्राइवर डॉट क्विट, या चलो तुम्हारा फेवरेट ड्राइवर डॉट गेट। तो ये सब क्या है, क्रोम ड्राइवर क्लास के मेथड्स हैं, जिसको आपने क्या किया अभी, कॉल किया, और यही शुरू से करते आ रहे हो, डे फर्स्ट डे से आपने यही किया है। तो क्रोम ड्राइवर की क्लास पहले से बनी हुई थी, उसके अंदर के मेथड्स पहले से बने हुए थे, आपने सिर्फ उसको कॉल किया है, और जो पैरामीटर चाहिए था वो पैरामीटर आपने उसको सिर्फ पास किया है, और फर्स्ट जैसे वही करते आ रहे हो। लेकिन वो जाके अब आज समझ में आया क्यों हो रहा था वो, क्योंकि यही तरीका है जावा में कि किसी भी क्लास को कैसे एक्सेस करना है। तो अब समझ में आई ना कंसेप्ट, तो जावा आ गया कि नहीं आपको अब?
सिंपल सी बात है। अगर जिसको ये कंसेप्ट पता चल गया कि क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और पर्टिकुलर क्लास के मेथड को एक्सेस कैसे करते हैं, तो जावा उसको आ गया। सिंपल सी बात है। मतलब ये हुआ कि आपको बेसिक ड्राइविंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ब्रेक लगाना, फ्यूलिंग करना, जो बेसिक चीजें अगर वो आ गई और नॉर्मल रोड पे आप चला पा रहे हो, मतलब आपको ड्राइविंग आती है। अब ये अलग बात है कि पानी के ऊपर कैसे चलाना है, ये अलग बात है कि पहाड़ों पे कैसे चलाना है, वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर है। धीरे धीरे आप किसी काम को करोगे, एक्सपीरियंस तुम्हारा दिमाग सीखेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लर्न करेगा, फिर वो भी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। बट मेन प्रिंसिपल क्या है, वो होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। अब वही चाय बनाने का मतलब, सारी चीजें आपने मिलाए बना तो चाय, अलग बात है टेस्ट कैसा है। अब वही चीज आप गलती को सुधारोगे धीरे धीरे, तो एक दिन आप, वो कौन सा चाय वाला था, बिल गेट्स वाला, डॉली चाय वाला बन जाओगे एक दिन। तो वही चीज है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कंसेप्ट को सिर्फ यूज करना स्टार्ट करो, और जितना यूज करोगे आप हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से नई चीजें लर्न करोगे, और धीरे धीरे वो आपका एक एक्सपीरियंस बनता चला जाएगा। तो यही हमारा बेसिकली क्या है, फाउंडेशन ऑफ जावा है। अभी तक आपने जो किया था वो टाइम पास था जावा में, क्योंकि वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, वेरिएबल्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इफ एल्स कंडीशन सब में होता है, लूप सब में होता है। वही तो आपने यूज किया, एरे स्ट्रिंग्स, तो वो तो कॉमन चीज है, वो था एबीसीडी। लेकिन अब जो सीख रहे हो ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं था, ये उप्स का प्रिंसिपल है, नया तरीका, वे ऑफ वर्किंग। समझ गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी चीज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसको, जावा को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां तक, कैसे एक्सेस करते हैं। अब वापस से चलते हैं कैलसी क्लास में। अब यहाँ पे हमने मेथड्स बनाए थे, मेथड कैसे बनाते हैं ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये हो गया आपका बेसिक मेथड्स। अब मेथड्स भी हम कई टाइप से बना सकते हैं, मतलब थोड़ा ऐड ऑन करके, समझ गए। मतलब फिजिकली कुछ चीजें चेंज करके उसका बिहेवियर को हम चेंज किया जा सकता है। समझ गए ना। ओके, चलो देखते हैं कैसे। अब क्लास के अंदर, अब हमें पहला कंसेप्ट समझना है। एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो पहले जब हमने वेरिएबल पढ़ा था तो वेरिएबल हमारे कितने टाइप के थे, दो टाइप के। कौन कौन से, प्रिमिटिव, अच्छा डेटा टाइप था, सॉरी डेटा टाइप था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, या इंस्टेंस वेरिएबल भी होता है। ठीक है। अब कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं उसके बारे में सोचो। जो लोकल वेरिएबल होता है, लोकल और ग्लोबल का मतलब समझते हो क्या। लोकल मतलब लोकलिटी, है ना। ये बोलते हैं ना, जैसे ये भाई यहाँ के हैं, पुणे के, तो मतलब ये क्या हो गया, लोकल है, यहाँ के लोकल है ना। और आप बाहर से हो तो आप ग्लोबल हो। तो आप अगर महाराष्ट्र से हो तब भी आप लोकल हो गए ना इस स्टेट के लिए। जो आउटसाइड स्टेट से आया हुआ है क्या वो ग्लोबल है, जरूरी नहीं है। तो ग्लोबल होने का मतलब जिसका एक्सेस हर जगह हो, वो क्या हो गया, ग्लोबल। और जिसका एक्सेस लिमिटेड हो, वो क्या हो गया, लोकल। अब लोकल का मतलब इधर क्या हुआ, वेरिएबल। जैसे ये हमारा मेथड है, ये इसकी लोकेलिटी सिर्फ इतनी बड़ी है। तो अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंट x इज इक्वल टू 5, तो इस x को सिर्फ इसी बॉडी के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। अगर इसको इस दूसरे मेथड में जाके एक्सेस करो, एक्सेस आउट x प्रिंट कराओ, तो ये एरर दे रहा है, नहीं एक्सेस कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका स्कोप क्या हो गया, सिर्फ इस मेथड के अंदर ही रहेगा, इस बॉडी के
अंदर ही काम करेगा ये, समझ गए? तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। कंसेप्ट डन। अब दूसरी चीज, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि मान लो ये हमारी पर्टिकुलर क्लास है और क्लास के अंदर जितने भी मेथड हैं सबको एक कॉमन चीज एक्सेस करना है। जैसे इस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सेस है, तो आप इस क्लास के लिए लोकल हो गए। दूसरे के ऑफिस में घुस सकते हो क्या, जाके ऐसे टांग फैला के बैठ सकते हो? नहीं ना, तो वहां का एक्सेस नहीं है, तो आप यहाँ के लोकल हो। लेकिन लिफ्ट आपके लिए क्या है, लिफ्ट किसके, ग्लोबल है, क्योंकि उसको पूरी प्रीमाइसेस में कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि अगर ये सारे मेथड किसी कॉमन चीज, किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, सारे मेथड किसी एक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल करना पड़ेगा। तो ग्लोबल करने का मतलब ये हो गया, उसको क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, आउटसाइड मेथड। अब ये क्लास था, क्लास की बॉडी, और ये हमारे मेथड्स है, तो मेथड्स के ऊपर और क्लास के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया int x इज इक्वल टू 10, राइट? तो ये जो वेरिएबल हो गया, ये हमारा क्या बन गया, इस क्लास के लिए ग्लोबल हो गया। तो मतलब अभी इस क्लास के लिए ग्लोबल हुआ है, लेकिन आउटसाइड क्लास एक्सेस होगा कि नहीं होगा, दैट्स द प्रॉब्लम। बट अगर आपने यहाँ पे पब्लिक लगा दिया, तब तो ग्लोबल हो ही गया ना एक तरीके से, कि भाई अब ये पब्लिक है, इसको आओ कोई भी बजा के जाओ। सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे अब हमने दे दिया int x इज इक्वल टू 10। अब आप किसी भी मेथड के अंदर x को प्रिंट कर सकते हो। देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी भी मेथड में इसको एक्सेस किया जा सकता है, हर जगह एक्सेस कर पा रहे हो ना। तो इस मैथ वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। और सिंपल सी बात है, अब लेट से कि हमें जो इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, कि मान लो हमें ये सम सब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अब यूजर से गलती ना हो, इसलिए अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्रिंट कर रहा था ये सारी चीजें, लेकिन हमें क्या करना है, एक्चुअल में एक्शन परफॉर्म करना है, राइट? और मैं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं दो नंबर मेरे पास है और उसी नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब मिल जाए हमें। तो अब सारे मेथड को एक्सेस करना है, तो दोनों वेरिएबल को हमें क्या बनाना चाहिए, ग्लोबल। रिक्वायरमेंट इज क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिया, पब्लिक int y इज इक्वल टू 5, डन। अब अगर हमें इसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू प्लस x प्लस वाई, जिसको ना समझ में आए पूछना, हो गया ये। फिर नेक्स्ट सब इज इक्वल टू प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस x स्टार वाई, एंड div इज इक्वल टू प्लस x डिवाइडेड बाई वाई। डन हो गया। अब अगर इस प्रोग्राम को आप रन करो मेन क्लास से, तो ये आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करके देगा। रन कर दो, तो वेरिएबल था 10 एंड 5, तो आउटपुट क्या आया, सम सब 5 मल्टीप्लीकेशन 50 डिव 2, करेक्ट है। अब ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया। दिस इज द मेथड्स। अब मेथड कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, तो मेथड क्या होता है, सम एक्टिविटीज होती है, और मेथड के बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखोगे वो अपना वही काम करेगा। तो सम आपने कॉल किया, उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो अपना एक्शन परफॉर्म होगा। मतलब क्या है, तो पूछो ना। अब ऐसे करो तो मैं सोच रहा हूँ मैं रुकूं कि तुम रुको। हाँ से नंबर लेना होगा, हाँ, तो फिर मैं बाहर जहाँ से अब वहां आना है अभी, अब वहां आ रहा हूँ, ठीक है? अभी तक हमने चाय बनाया है, बिरयानी नहीं बनाई है। अब बिरयानी बनाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है ना। चाय जितना, मैगी जितना सिंपल बिरयानी तो नहीं है ना, नहीं तो वो तो क्या बन जाएगा, चिकन चावल बन जाएगा वो, चिकन राइस, कुछ भी, है ना। तो चलो देखते हैं अब। तो ये जो मेथड्स हमने बनाया, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट मेथड, समझ गए?
अब मैं आपको दूसरा मेथड बना के बताता हूँ। अब यहाँ पे एक ये जो कंसेप्ट हमने इम्प्लीमेंट किया, इसका कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब एक एडवांटेज इसका ये है कि सेम नंबर पे सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। दैट्स द एडवांटेज, क्योंकि ये हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। अब आपको चाहिए था कि भाई नंबर मैं पास करूं, उस पे ये सारे ऑपरेशन होने चाहिए। दैट्स द वैलिड थिंग कि भाई हर बार 10-5 पे ऑपरेशन क्यों होगा, नंबर तो मुझे पता होना चाहिए ना, जो मैं बोलूं नंबर उस पे कैलकुलेट करके दे, नहीं तो हमेशा 10-5 करके देगा तो हमारे लिए तो किसी काम का नहीं। सिंपल। तो यहां से जब मेन को कॉल करोगे तो मेन से ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ हम क्लास के मेथड को ही नहीं कॉल करते, क्लास के वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हैं। समझ गए? तो अब यहां से हम क्या करेंगे, सी डॉट एक्स कॉल हो रहा है, सी डॉट एक्स इज इक्वल टू, लेट से मैंने क्या कर दिया 20, सी डॉट वाई इज इक्वल टू 10। अब मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे ओवरराइट कर रहा हूं। अब ओवरराइट करने का ये मतलब नहीं हुआ कि ये परमानेंटली चेंज हो गया, नहीं, ये चेंजेस कहाँ होंगे, इसके मेमोरी में, क्योंकि ये एक्चुअल फिजिकल क्लास है, ये एक्चुअल फिजिकल क्लास है। अब लेट्स थोड़ा सा समझो यहाँ पे, आप एक कंसेप्ट और पेंट। जावा में 2 मेमोरी होती है, मैं बार बार इसको कई बार पढ़ाऊंगा मेमोरी को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर लाइफ में हमारे पास हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो क्या है, मेमोरी ना, नहीं, हार्ट, दिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, पार्ट है बॉडी का, कि जब पैदा होते हो, मतलब पेट में ही रहते हो तभी वो चलना शुरू होता है, और जब तक वो चलता है तब तक तुम चलते हो। जिस दिन वो आराम करेगा तुम्हारा परमानेंट आराम हो जाएगा। समझ गए? तो बॉडी का ऐसा पार्ट जो कभी रुकता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं। समझ गए? इसीलिए लोग दिल समझते हैं, उसको दिल बोलते हैं, अनहैंडल विद केयर, दिल मत तोड़ो किसी का, इसलिए वर्ड यूज किया गया, कि बहुत बड़ी बात हो गई ना, किसी का हार्ट बंद करने का मतलब जान ले लिया तुमने। समझ गए? इसीलिए उसी दिल से लोग फिर आगे चल के मूवी बनाने लगे, तुम मेरे दिल हो मतलब जान हो, दिल हो जान हो, मतलब वर्डिंग वहीं से आई ना। तो वो जो बॉडी कंपोनेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेकंड नंबर पे क्या आता है, ब्रेन आता है। तो सेकंड नंबर पे ब्रेन है, क्योंकि अगर हार्ट चल रहा है और ब्रेन डेड है तो इस मीन्स यू आर द जिंदा लाश, मतलब कोमा में हो आप, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ब्रेन इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। तो जावा में भी, जावा के पास तो हार्ट नहीं है, लेकिन जावा के पास ब्रेन है। तो ब्रेन जो होता है इंसान के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जावा के लिए भी है। तो जैसे इंसान के पास, जैसे मैंने पहले बताया ना कि जावा कैसे बना हुआ है रियल लाइफ से, तो इंसान के पास कितने दिमाग होते हैं, इंसान के पास कितने दिमाग होते हैं, एक ही होता है। कौन सा? अच्छा, लेफ्ट राइट, ऐसे पीछे का भी तो होता होगा। तो प्राइमरी 2 होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। क्या होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, क्या डिफरेंस है दोनों में, और एक सबकॉन्शियस, राइट। तो दोनों का ये होता है, अगर कॉन्शियस माइंड का मतलब ये हो गया कि जस्ट टेम्परेरी स्टोरेज, जैसे अभी आप यहाँ पे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ स्टोर हो रही है, कॉन्शियस माइंड, क्योंकि अभी यहाँ से निकलते ही भूलने वाले हो, है ना। और अगर कोई से ने अभी किसी को गाली दे दे तो वो कहाँ स्टोर होता है, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड। वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि उस दिन तुमने मेरे साथ ये किया था, आज मैं बदला लूंगा। क्या मतलब है वो, कि जो चीज लग जाए अंदर से तो वो कहाँ स्टोर हो जाती है, सबकॉन्शियस में। जैसे बचपन के हर मोमेंट तो आपको नहीं याद होंगे ना, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स जो इंटरेस्टिंग रहे हो, या बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा हो, या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो,
वो स्टोर हो गया, आज तक याद होंगी वो चीजें। तो वो कहाँ स्टोर हुई? सबकॉन्शियस माइंड में, जहां पे आप इरेज नहीं होता वो। समझ गए? और नॉर्मली चीजें कहाँ स्टोर होती हैं? कॉन्शियस माइंड जो इरेज हो जाता है। जैसे दिन में तुम 50-100 काम कर लो, सब नहीं याद रहेंगे ना क्या क्या किया। लेकिन जो चीज, जैसे अभी आप जावा बहुत दिन से पढ़ रहे हो, तो कोई चीज ऐसी भी होगी कि कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक लाइन आपके दिमाग में क्लिक किया हो कि जो कि कभी भूलेगा ही नहीं आपको, चाहे आप पढ़ो दोबारा या ना पढ़ो, क्योंकि वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में चले गए। जिस चीज को मतलब तुमने सीरियसली लिया, वो बेसिकली क्या करेगा, डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, मतलब परमानेंट स्टोरेज में। तो अगर आप क्लास में सीरियसली बैठ के पढ़ते हो, तो ऑफलाइन पढ़ने का यही फायदा है कि मैक्सिमम चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और मिनिमम चीजें आपकी इधर रहेंगी। और अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो मैक्सिमम चीजें कहाँ रहेंगी? कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि लेटा बंदा हुआ होगा, कुछ और कर रहा होगा, बस कैसे क्लास चल रही है ठीक है, क्योंकि फोकस्ड नहीं है ना वो। दैट्स द प्रॉब्लम। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि जावा में भी हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है। एक मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? हीप मेमोरी। और दूसरे को स्टैक। स्टैक का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी, और हीप मेमोरी जो होती है उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी एक तरीके का। तो हीप स्टैक मेमोरी में क्या होता है? वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। जैसे इंट इज इक्वल टू 10, तो वो कहाँ स्टोर होगा? स्टैक में। लेकिन जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है? हीप मेमोरी में। तो जैसे हमने कैलसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड लगाया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्पेस ले लेगा मेमोरी में, और यहाँ पे आके अपना क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया कैलसी। और इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सी। तो जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसने एक अलग मेमोरी ले ली। अब जब हम यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10, तो वो कहाँ चेंज हो रहा है? यहाँ पे। मतलब जो कॉपी बनाया है, उस कॉपी में चेंज कर रहा है, ना कि परमानेंट जो फिजिकल क्लास पहले से है उसमें चेंज हो रहा है। जैसे लेट्स से दूसरा एग्जांपल, अब मैंने क्या किया, कैलसी क्लास का फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, और इस बार हमने क्या दे दिया? C1, और इन दोनों चीज को हटा दिया। ठीक है, अब रन करते हैं प्रोग्राम को, तो इसका आउटपुट अलग आएगा। अगर ये C20 और 10 अगर परमानेंटली चेंज करेगा, तो इसका भी आउटपुट सिमिलर हो जाएगा। C1 कर दो, नहीं तो सच में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, डन, कोई डिफरेंस नहीं है। तो राइट क्लिक, स्टॉप एंड रन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टार्टिंग के 4 थे, 30 और 20 और 10 पे ऑपरेशन हुआ यहाँ, तो आउटपुट क्या आया? 30, 10, 200 समथिंग। और जो दूसरा चला, वो 10 और 5 पे ऑपरेशन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेंजेस थे, ये सिर्फ अपनी कॉपी में चेंज किया, ना कि फिजिकली चेंज किया है। समझ गए? तो ये क्या करता है, अपनी मेमोरी में जाके चीजों को चेंज करता है। तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बना, अब जैसे फिर से हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये क्या करेगा, फिर से कैलसी क्लास का एक कॉपी बन गई, और इस बार इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? C1। अब इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? C1। तो जितनी बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऐसे नई नई मेमोरी लेगा और अपना अलग अलग ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? डाउट है? देखो हो तो फिर पूछो। जैसे देखो ऐसे समझो, इस फंक्शन में जो int x is equal to 10 दिया है, तो वो कहाँ स्टोर होगा? स्टैक में जाएगा क्या? फिर वो कहाँ स्टोर होगा? देखो अभी तो ये तुम्हारे कंप्यूटर के ड्राइव में सेव है। नहीं नहीं, उधर मेन क्लास के लिए वो वाला। हाँ, ये जो 20 और 10 है। देखो अभी क्या होगा,
अभी ये तुम्हारा जो प्रोग्राम लिखा गया है, ये अभी तुम्हारा हार्ड कम लैपटॉप में स्टोर है, नॉर्मल हार्ड डिस्क में। लेकिन जब प्रोग्राम को आप रन करते हो तो रन टाइम पे ये मेमोरी पिक्चर में आती है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब तक प्रोग्राम आपका रन करता रहेगा, ये दोनों मेमोरी काम करते रहेंगे। तो उसमें टेम्परेरी चीजें यहाँ स्टोर होंगी और परमानेंट चीजें यहाँ पे होंगी। तो जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे आके उस क्लास पहले से कहीं बनी हुई थी, मतलब कंप्यूटर में रखी हुई थी, वहां से उसने कॉपी बनाया, कॉपी बना के हिप में लेके आया। समझ गए? उसकी कॉपी बना के कहा, अब तुमने जैसे सिंपल सी बात, तुम्हारे पास पहले से डी ड्राइव में कोई फाइल पड़ी हुई थी, अब तुम्हें उसमें चेंज करना था, तो पहले तुम क्या करोगे, उसकी कॉपी करोगे, किसी दूसरे फोल्डर में जाके उसको पेस्ट करोगे, फिर उसमें अपना काम कर सकते हो। तो सेम काम यही कर रहा है कि पहले से क्लास थी, उसका इसने क्या किया, कॉपी बनाया, कॉपी बना के यहाँ स्टोर किया। अब भाई तुम अपनी इस कॉपी से कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। समझ गए? तो इसीलिए न्यू कीवर्ड क्या करता है कि पहले पर्टिकुलर क्लास की एक कॉपी लेगा और एक नई मेमोरी लेके स्टोर करेगा, फिर वहीं से एक्सेस करेगा, ना कि फिजिकल चीजें से एक्सेस करेगा, मेमोरी से एक्सेस करेगा। तो इससे क्या हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार फिजिकली जाके एक्सेस करना टिपिकल काम है। तो इसलिए एक ही बार उसको रीड करो, एक मेमोरी में लेके आ जाओ और मेमोरी से एक्सेस करो, तो फास्ट होगा ना, मेमोरी मेमोरी खेलेंगे। तो ये चीजें होती है। अब नहीं तो आपके दिमाग में ये था कि अगर इसने न्यू जब कीवर्ड बनाया यहाँ स्टोर हुआ, तो पहले कहाँ था वो, मतलब वो क्लास पहले कहाँ थी स्टोर, में भी डाउट तब होगा आपको। तो वो तो पहले कहीं पे भी पड़ी, उससे मतलब नहीं है। अब रन टाइम पे जब हम काम किया तो वहां से कॉपी बनाया, फिर अपनी कॉपी में काम करता है। समझ गए ना? तो इसलिए जितनी बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे न्यू कीवर्ड के साथ, वो हमेशा अपनी एक एक कॉपी क्रिएट करता रहेगा। डन? और जब तक ये प्रोग्राम आपका रन होता रहेगा, तब तक ये दोनों इंस्टेंस लाइव रहेंगे। इसमें चीजें आएंगी जाएंगी, आएंगे जाएंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट एक बार बन गया है तो जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, वो होगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। ठीक है? ओके, यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया? अब तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, कि हमें कोई पैरामीटर पास करना तो रन टाइम पे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब नाउ कम टू द अनदर प्रॉब्लम। कि ये तो बात ये थी कि अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेम नंबर पे, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों हो रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन भाई साहब, मुझे चारों एक्शन नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि मेरे पास अब रिक्वायरमेंट अलग है। मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं दो नंबर मेरे पास ये हैं जिनका मुझे सम करना है, दो नंबर दूसरा है जिसका मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तीसरे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें अलग से दो नंबर है, और डिवीजन के लिए अलग से दो नंबर है। मतलब सब मिला के हमारे पास कितने हैं, 8 नंबर है। तो अगर आप अब यहाँ पे 8 नंबर बनाओगे और फिर जाके वहां से कॉल करोगे, नंबर को चेंज करोगे, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि ये तो देसी स्टाइल में काम कर रहा है, फालतू काम, जुगाड़ वाला काम हो गया, ये तो स्मार्ट वर्क तो हुआ नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे राहुल गांधी के प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हैं। साइंटिस्ट, अब राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया था, देखा? तो उन्होंने क्या किया था कि एक मशीन बनाई, मतलब फंक्शन बनाया, मेथड, उसमें आलू डालो सोना निकालो। डायलॉग नहीं, जाके तुम रीड कर लो। देखो, हमें उधर नहीं जाना है, जस्ट हमने भी कहीं सुना था, स्पीच में देखा था, तो वही बता रहा है, इधर से आलू डालेंगे सोना निकलेगा। तो वही मेथड हम अब बनाने जा रहे हैं कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। हम भी करके देखें निकलता है कि नहीं। तो अब अगर आपको ऐसा मेथड चाहिए, मतलब अभी क्या था मेथड कि एग्जिस्टिंग चीज थी, उसको एक्सेस कर रहे थे, लेकिन हमें एक ऐसा मेथड बनाना है जिसमें हम इनपुट पास करें और वो प्रोग्राम हमें कुछ आउटपुट दे। तो लेट्स से अब हमें तब ऐड जैसा, सम जैसा प्रोग्राम नहीं चाहिए। अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं पब्लिक वॉइड ऐड।
नाम चेंज किया, क्या कर दिया, ऐड। और इस ऐड को मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हें ऐड 2 नंबर या 3 नंबर जो भी मैं भेजूंगा तुम्हें ऐड क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो पैरामीटर मेथड के अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हो। और कैसे करते हैं उसका कंसेप्ट है कि अब ऐड में मुझे लेट से 3 नंबर का एडिशन करना है, और वो तीनों नंबर मैं जो पास करूं उसी पे एडिशन होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो इसका राउंड ब्रैकेट था उसके अंदर वो पैरामीटर्स को पास करूंगा। तो जैसे मैंने पास कर दिया इंट ए, इंट बी, इंट सी एंड सो ऑन, जितने चाहो उतने पैरामीटर आप पास कर सकते हो। अब आपके पास ये 3 पैरामीटर आ रहे हैं बीसी। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऐसा आउट एड इज इक्वल टू प्लस ए प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट। अब इस मेथड को हम कॉल करते हैं। अब इसको मैंने क्या किया, मेन क्लास में गया एंड लेट से यहाँ पे कहीं कॉल कर लिया c1 डॉट ऐड। अब जैसे ऐड किया तो यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं ना ए बी सी पास करो। तो ए बी सी लेट से मैंने 5 6 7 3 पैरामीटर पास किया। तो लॉजिकली यहाँ पे देख रहे हो कि 5 जब हमने पास किया तो वो बाय डिफॉल्ट किस में चला गया, ए में। 6 किस में चला गया, बी में। 7 किस में चला गया, सी में। तो मतलब अब जब ये रन होगा तो ए बी सी में वैल्यूज होंगी 5 6 7, और ये तीनों को क्या करेगा, ऐड करके हमें आउटपुट दे देगा। मतलब आपने जो इनपुट किया उस पे कैलकुलेशन हो रहा है, ना कि जो ऊपर डिफाइंड था जिसके सब खेल रहे थे। कॉमन चीज नहीं, ये आपकी पर्सनल चीज हो गई। समझ गए। तो सेव करो और रन करके देखो। तो अब क्या आया, 18। तो 5 और 6 कितना होता है, 11 प्लस 7 18, करेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज मेथड। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज मेथड। क्यों, क्योंकि मेथड्स में हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो सिर्फ इंटीजर ही नहीं, यहाँ कुछ भी पास कर सकते हो। तो अगर कल के डेट में आपको सपोज करो एक मेथड बनाना है, अब बेसिकली काम आपको ऐसे ही करना चाहिए कि रीयूजेबिलिटी हो। समझ गए। तो जैसे मुझे क्या करना है, अब बार बार फंक्शन नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब जैसे मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम चाहे जितने नंबर पास करते हैं, वो फंक्शन क्या करे, उन सारे नंबर्स को ऐड करके दे दे। अगर हम 2 नंबर पास करें तो 2 नंबर का एडिशन करें, 3 नंबर पास करें तो 3 नंबर का एडिशन दे, 4 नंबर पास करें तो 4 नंबर का एडिशन दे, समथिंग। तो आपके दिमाग में सोल्यूशन क्या आ रहा है इसका, कहाँ थे अभी। तो मैंने ये बोला कि मुझे एक मेथड बनाना है, और उस मेथड को ऐसे डायनेमिक बनाना है कि 2 पैरामीटर पास करो तो 2 नंबर का एडिशन करें, 3 पैरामीटर पास करो तो 3 का करें, 4 या 100 10 पास करो तो 10 का करें। तो वैसा फंक्शन कैसे बना पाओगे, उसमें var डॉट 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 ऐसे सेम मेथड बनाएंगे सेम नेम से, और आर्गुमेंट जो है मतलब पैरामीटर जो है डिफरेंट पास करेंगे। Okay. मतलब इनके कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से फिर से बनाओ और यहाँ पे बोलो इंट डी, फिर एक और बनाओ ई एफ, ऐसे 8-10 मेथड बना दो, जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से बनाते जाएगा। कहाँ मिला भाई वो, कहीं देखो तो मुझे भी बताओ थोड़ा सा। ठीक है। तो इसके लिए क्या, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि उससे आसान तरीका क्या हो सकता है कि हम एक एरे ले सकते हैं इनपुट में। इनपुट क्या ले सकते हैं, एरे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंट टाइप क्या रखा, एरे, लेट्स से नम्स। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। अब ये एरे फॉर्मेट में आएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से लूप लगाएंगे फॉर इंट
लेट से आई कॉलन नम्स, डन। और ऊपर हमने डिफाइन किया एंड लेट से p इज इक्वल टू 0, एंड p इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, p इज इक्वल टू p प्लस i, और यहाँ पे आउटपुट में हमने प्रिंट किसको कर दिया, p को। दैट्स इट। तब क्या करेगा ये फंक्शन, अब इस फंक्शन में एक एरे आएगा और एरे में सारी वैल्यूज को हम दे सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब मेन में हमें कॉल किसको करेंगे, अब यहां से एक एरे पास करेंगे। एरे पास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से ब्रैकेट लिया 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ऐसे। अब इसको पहले डिफाइन कर लो, लेट्स से एंड AR इज इक्वल टू दिस। तो ये सो मेनी नंबर्स है, तुम फ्यूचर में जितना चाहो उतने पास कर सकते हैं, मना करेगा ये नहीं। और यही AR कहाँ पास कर दो, यहाँ पे। दैट्स इट, ये ऐड करके देता रहेगा। तो ये जितने भी इनपुट लेने हैं सारे इनपुट को हमने क्या किया, एरे में स्टोर किया, और सिंपल सा यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया एरे, और वो एरे में से जाके सारी वैल्यू 1 बाय 1 उठाएगा, ये हमारा फंक्शन। और ये सबको आपस में प्लस करता चला जाएगा और लास्ट में उस प्लस को प्रिंट कर देंगे। डन। तो यहां से जाके इसको रन करो, तो अभी भी पर्पज हमारा वही है, लेकिन अब हमें 10-50 फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने अपना ब्रेन यूज कर लिया। डन। तो इस मेथड को हमने क्या बोला, पैरामीटराइज मेथड। तो यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर और कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में हम अलग अलग डेटा टाइप भी पास कर सकते हैं, कि पहले पैरामीटर में डबल भेज सकते हैं, दूसरे पैरामीटर में इंट भेज सकते हैं, तीसरे में बुलियन भेज सकते हैं, चौथे में स्ट्रिंग भेज सकते हैं, और पांचवें में हो सकता है ड्राइवर भी भेज सकते हैं। तो कुछ भी पैरामीटर हो सकता है। तो इस मेथड को हमने क्या बोला, पैरामीटराइजेशन। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें वो राहुल गांधी वाला मशीन बना नहीं पूरा। अभी ये इनपुट ले रहा है और आउटपुट को सिर्फ प्रिंट कर रहा है, मतलब मुंह से बोल रहा है कि सोना निकला, लेकिन एक्चुअल में निकला, सिर्फ प्रिंट किया ना। तो मेथड्स को अब हमें रिटर्न चाहिए, क्योंकि अगर आप ये प्रिंट करोगे तभी तो ये प्रिंट हुआ, समझ गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए कि उसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट, पता है क्या होता है, प्रोग्राम बनाया था कि मैं अमाउंट, टेन्योर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पास करूं मेथड में, तो हमें कैलकुलेट करके क्या दे दे, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट अमाउंट हमें वापस करे, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट किसको वापस करना है, बैंक को, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। तो मेथड जब हमें रिटर्न करके देगा तभी तो कुछ काम होगा। तो चलो वो दूसरा मेथड बनाते हैं। तो पब्लिक वॉइड लेट्स से गेट इंटरेस्ट, और इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किया। पहला डबल लेट्स से पी, प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा डबल आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डबल टी, टेन्योर। डन। अब ये क्या करेगा कि लेट्स से डबल आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेट करके यहां रखे। अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लगाते हो तब देखो क्या होता है, आई को प्रिंट कर दिया तो ये इंटरेस्ट को प्रिंट करेगा। तो चलो अब मेन से इसको करते हैं। अब मेन में हम डिफाइन करते हैं कि भाई साहब कि हमारे पास जो डबल पी है वो है 1000 रुपीज, डबल लेट से आर
क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लेट्स से 9.5, ठीक है। फिर टेन्योर डबल, लेट्स से टी इज इक्वल टू 20 ईयर्स, समझ गए। तो चलो होम लोन कैलकुलेटर ही बना लेते हैं, लेकिन वो अलग चलता है, जाने दो, ठीक है। इधर ही सिंपल रखो अभी। अब हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, तो लेट्स से C1 डॉट गेट इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमने किया P कॉमा R कॉमा T, तीनों वेरिएबल पास कर दिया। अब ये इंटरेस्ट तो सिर्फ प्रिंट करेगा ना, लेकिन हमें भाई वो इंटरेस्ट वापस चाहिए, जिससे अगर ये मेथड हमें रिटर्न करके वो इंटरेस्ट दे दे तो हम कहीं कहीं स्टोर कर लेंगे उसको। डबल, लेट्स से इंटरेस्ट इज इक्वल टू, या इसको बोल सकते हैं आई अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेट्स से डबल टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ये तो भाई टोटल अमाउंट बना हमारा ना, लेकिन अगर ये सिर्फ प्रिंट करेगा, अगर इससे हम ये अमाउंट नहीं लिए तो हम आगे ऐड कर पाएंगे नहीं। और अभी ये देखो एरर दे रहा है, इसका मतलब भाई ये कुछ वापस नहीं कर रहा है। वापस करता तो हम यहाँ स्टोर कर पाते, तो ये वापस नहीं कर रहा था। ये क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर देगा, लेकिन प्रिंट से हमारा पर्पस तो नहीं सॉल्व हुआ ना। वो हमें दिखेगा भाई ये अमाउंट है, लेकिन हमें अमाउंट वापस करो भाई वो, जिससे कि हम फर्दर आगे का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। तो प्रिंट से काम नहीं चलने, प्रिंट तो सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें काम करना है तो फंक्शन से हमें रिटर्न चाहिए, मतलब सोना चाहिए तो चाहिए, समझ गए। तब हम एक फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, रिटर्न कीवर्ड। क्या लिखते हैं, रिटर्न। अब क्या रिटर्न करे, आई, क्योंकि एक्चुअल डाटा कहाँ है, आई में, तो वही आई को हमें रिटर्न कराना है। प्रिंट लगाना है नहीं लगाना आपकी इच्छा, क्योंकि वो तो दिखाना नहीं दिखाना आपकी मर्जी है, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन क्या करे, रिटर्न करे। और जब फंक्शन में आप रिटर्न कीवर्ड यूज करोगे तो यहां से वॉइड हटाना पड़ेगा, क्योंकि वॉइड का काम क्या होता है कि फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, फंक्शन को रिटर्न करने से रोकता है वॉइड, राइट। तो इसलिए वॉइड हम हर फंक्शन में लगाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में रिटर्न कीवर्ड आप यूज करोगे देन यू हैव टू रिमूव दिस वॉइड कीवर्ड। तो यहाँ पे अगर इसको हटाओगे तो इसकी जगह पे लिखोगे क्या, रिटर्न टाइप। टाइप, तो आई का टाइप क्या है, इंटीजर है, सामने लिखा हुआ है। डबल है तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, डबल। अब जैसे इसको सेव किया, अब यहाँ पे जाके देखो एरर खत्म हो गया, मतलब अब ये मेथड इसको रिटर्न दिया और इसने इसको स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे आगे कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे जाके भाई अपना प्रिंट प्रिंट लगा के देख लो एग्जैक्टली टोटल अमाउंट क्या है तुम्हारा। 20 साल के लिए आपने उधार लिया था सिर्फ 1000 रुपए किसी दोस्त से, अब आप तो भूल गए, उसको याद रहा, उसने इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, एक दिन मिला तुमसे, वो क्या मिला, उसके बच्चे मिले, बड़ा कम पैसा है यार, सिर्फ 3000 तुम मुंह पे मार दोगे वापस, 29,100 मिलनी। मैंने सोचा बड़ा होगा, अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता तब मजा आता। चलो जाने दो, अच्छा बढ़ते जाते खतरनाक है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की ताकत समझते हो, एसआईपी कैलकुलेटर जानते हो, कभी देखा है, इन्वेस्ट करते हो ना एसआईपी में, नहीं, बंद कर दो, कर दो, जाते हाँ, सबसे बकवास चीज है, क्यों करना फालतू जगह इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना है तो अपने ऊपर करो ना। देखो नौकरी अच्छी है कि बिजनेस, नौकरी में क्या है, कब निकाल देगा पता नहीं, गुलामों वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, तुम्हारी अपनी खुद की लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, तुम्हें कोई और ड्राइव कर रहा है,
तो मतलब एक तो अंग्रेज गुलामी करके गए और दोबारा से फिर से आप गुलामी कर रहे हैं। और बिजनेस और होगा क्या ज्यादा से ज्यादा, सैलरी बढ़ी तो बढ़ी, नहीं तो नहीं, और धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ती जाएगी। मतलब आपका स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं होगा। जो पहले आप 20,000 में सरवाइव करते थे, हो सकता है 5 साल बाद सैलरी आपकी 50,000 हो जाए, लेकिन वो महंगाई उससे ज्यादा पड़ी हुई, तब भी वही सिचुएशन रहेगी आपकी, रेंट खाने में ही खत्म हो जा रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, लाइफ टाइम वही रहेगा, नहीं भी कंपनी निकाली तो। फिर अगर आप बिजनेस करोगे तो क्या होगा? बिजनेस इनिशियली तो टाइम लेगा, लेकिन जब वो अर्न करना शुरू करेगा तो बैठे बैठाए मिलेगा ना, अगली भी पीढ़ी काम में आ जाएगी। नहीं तो अपनी नौकरी अगली पीढ़ी को दे पाओगे, लेकिन बिजनेस तो दे सकते हो गिफ्ट में, वो तो चलता रहेगा ना, चलाने वाला बंदा मिला तो बिजनेस में फायदा है। और उससे भी बड़ा फायदा कहाँ है? खुद पे इन्वेस्ट, जो कि लोग नहीं करते। खुद के इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अब पहले तो ये समझना पड़ेगा। खुद का इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि आप एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न मिले ना। बैंक में आपने दिया तो आपने ब्याज लिया, एसआईपी में पैसे डाला तो आपने इंटरेस्ट लिया, बिजनेस में भी पैसा डाल रहे हो तो वहां से इनकम ले रहे हो। अब खुद पे इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमाया जा सकता है? अब खुद पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि अच्छा खाना खिला दिया, उससे तो कुछ रिटर्न आएगा। कपड़े खरीद लिया, कुछ रिटर्न आएगा? नहीं। अब अगर एक्चुअल में, अब मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। मान लो आज आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है, सेम कंपनी में सेम प्रोफाइल में जॉब करते रहोगे तो अगले साल आपका पैसा कितना हो जाएगा? 1 लाख तुम्हें इंक्रीमेंट मिल जाएगा 1 साल में। 60,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओह चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर 5 साल में कहाँ रहोगे? तो चलो 60,000 तुम्हारा इनका इंक्रीमेंट हो गया, तो इन्होंने 1 साल में, देखो 1 साल में इन्होंने क्या किया? 60,000 का इन्वेस्ट, मतलब 60,000 का प्रॉफिट कमाया। इन्वेस्टमेंट क्या था तुम्हारा उसके पीछे? इन्वेस्टमेंट किया होगा ना कुछ तो चलो तुमने 60,000 एक्स्ट्रा है, वो तो वो 60,000 तुमने अगले साल लगा दिया एसआईपी में। 60,000 कहाँ लगाया? एसआईपी में। अब 1 साल बाद वो कितना रिटर्न दे देगा? 60,000। कितना दे देगा? चलो 10,000 ले लो, 10,000 दिया 1 साल में, ठीक है। तो वो तुम्हारा एसआईपी में इंटरेस्ट था। अब सेल्फ इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं कि आपने अपने ऊपर 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया। कहाँ पे? ऑटोमेशन टेस्ट हब में। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 30,000 एसडेट कोर्स के लिए 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपने सीरियसली अब इसको फॉलो करके, जैसे जब पैसा लगाते हो तो सीरियस होकर लगाते हो, सीरियसली अगर आपने पढ़ लिया और 3 महीने में 5 के बदले अगर आपकी पैकेज 10 लाख का लग गया, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट का फायदा हुआ? कितना जंप मारे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पे होना चाहिए। समझ गए? जैसे ही पैकेज 10 लाख का हो गया, फिर आराम से चिल नहीं होने का, फिर बजट बढ़ाओ। समझ गए? और फिर एआई एंड एमएल में इन्वेस्ट करो, अपने फिर से अपने ऊपर। फिर टेक्नोलॉजी छोड़ना नहीं है आपको, फिर से हमें नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, फिर से वो पैसा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, और फिर अगला चेंज करो और पैसे डबल पे। तो समझ गए? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? खुद पे इन्वेस्टमेंट करना। समझ गए? तो ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आज के लिए, याद रखना। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। तो हमेशा अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जैसे
आपको लगता है कि दूसरा इन्वेस्टमेंट, जैसे एक तो ये हो गया अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे लेट्स से जिम, या खुद से घर पे रह के अगर एक्सरसाइज कर सको दैट्स फाइन, नहीं कर सकते हो तो आप जिम में पैसे लगाओ, वो तुम्हारे हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब तुम्हें लंबे रेस का घोड़ा बना रहा है। तो दो जगह अगर साथ में इन्वेस्ट आपने किया, तो एक तरफ फिटनेस होगी, तो मतलब नॉर्मली फिट नहीं हो तो हो सकता है 40 साल बाद हार्ट अटैक आ जाए, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने फिटनेस नहीं रखी। और 40 साल तक खुद पे तुमने इन्वेस्ट किया लेकिन बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि 40 साल की उम्र में तुम 4 करोड़ कमा रहे हो, है ना, क्योंकि तुमने सेल्फ इन्वेस्ट किया और तुम्हारा ब्रेन उतना डेवलप हो चुका है कि तुम उस काबिल हो कि तुम उतना कमा पा रहे हो। लेकिन अगर साथ में तुमने हेल्थ पे भी इन्वेस्ट किया होता तो 40 के बजाय तुम 60 तक जीते, और 60 साल की उम्र में हो सकता है कि तुम 100 करोड़ रुपए कमा रहे होगे। एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है ना वो, तो क्योंकि ब्रेन तो और सीख चुका है ना। तुम व्हील चेयर पे भी बैठे होगे तब भी ये तो चल रहा होगा। 1 लाख बंदे काम कर सकते, करवा तो सकते हो ना, तुम्हें कहाँ करना है तो इसलिए ये प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट जरूरी है अभी से। तो दो चीज पे हमेशा फोकस रहने का, खुद पे इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पे भी हो, चाहे वो खुद के डेवलपमेंट में हो, चाहे वो पर्सनल मतलब फिजिकल हो या मेंटल हो, तो खुद के डेवलपमेंट पे फोकस रखो, सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी इन द लाइफ। बाकी कुछ नहीं है जिंदगी में, बाकी सब अचीवेबल है। ये है तुम्हारे पास, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, नहीं तो जिंदगी भर गुलामी करोगे। समझ गए? तो पूरा लेक्चर का पूरा एक मीनिंग निकाल दिया मैंने, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा कोई ज्ञान दे SIP शेयर ये खरीदो तो कहते भैया हर साल सिर्फ अपने सैलरी से 20,000 रुपए निकालो और खुद की लर्निंग के लिए सोचो कि हम क्या नया सीख लें कि हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए इसका। दैट्स इट, कैसे भी वही इन्वेस्टमेंट करो, बाकी बाकी के पैसे खर्चा करो, एंजॉय करो, कुछ नहीं रखा है बाकी लाइफ में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके देता रहेगा आपको। जरूरी नहीं कि फिर घर खरीदना है तो 20 साल का लोन लो, अरे बस 2 साल में निपटाएंगे, ऐसे कंसेप्ट होना चाहिए। क्लियर? तो ये तुम्हें अभी जावा का पूरा प्रिंसिपल समझ में आ गया यहाँ तक। अब कितने टाइप के मेथड्स बनते हैं, यहाँ पे क्या हो गया मेथड। तो मेथड हम 3 टाइप के बनाना सीखे। पहला मेथड सिंपल मेथड, जिसके अंदर नो रिटर्न नो पैरामीटर। फिर दूसरा मेथड हमने बनाया पैरामीटराइज मेथड, और तीसरा बनाया कि पैरामीटराइज विद रिटर्न। चौथा मेथड भी हो सकता है जिसमें पैरामीटर कुछ नहीं हो सकता लेकिन फिर भी वो रिटर्न कर सकता है। समझ गया ना? अब तुम्हें पूरा कंसेप्ट आगे दिखाता हूं, विजुअलाइज। वापस से चलते हैं सेलेनियम में। लेट्स से क्रोम ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। डन। अब यहाँ पे आप क्या लिखते थे, ड्राइवर डॉट गेट। गेट में क्या पास करते थे, यूआरएल। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर तुमने कोई ऐसे मेथड लिखा होगा, पब्लिक वॉइड गेट करके मेथड होगा, और उसके अंदर आपने पास क्या किया होगा, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम क्या रख दिया ऐसे, यूआरएल सपोज करो। तो अगर इसको भी तुम कॉल करोगे मेन क्लास में, सी डॉट गेट C1 डॉट गेट, तो कैसे दे रहा है, स्ट्रिंग यूआरएल ऐसा ही दे रहा है ना, और यहाँ पे भी वही देता है, ड्राइवर डॉट गेट, वही सेम टू सेम। समझ रहे हो ना रिलेशन? तो हम बेसिकली पैरामीटराइज मेथड हमने कॉल किया, जिसमें हमें पैरामीटर पास करना है, जो पैरामीटर पास करोगे वही यूआरएल ओपन करेगा। यही हम पूरी जिंदगी में यही खेलने वाले हैं, ऐसे ही जब तक सेलेनियम पढ़ते रहेंगे। बनी बनाई चीजों को यूज करना है, नहीं बनाया तो बना लेना है।
तो होपफुली आपको जावा आ गई होगी। अब अगर कोई कहे कि जावा मुश्किल है तो एक आध दो थप्पड़ जरूर मार देना। कोई जाके तुमसे पूछे कि यार जावा इतना मुश्किल तुमने कैसे सीख लिया, या इतना मुश्किल है तुम्हें कैसे आता है, तो एक दो थप्पड़ पहले मारना, कहना कभी ट्राई किया है। अगर मान लो ट्राई भी किया होगा, अब मान लो तुम्हें स्कूटी चलाना सीखना था, अगर तुमने तरीके से सीखा होता तो आता ना। अब जिधर हैंडल पकड़ना है उधर तुम पीछे बैठे हो, और हैंडल पीछे है और बैठे इधर मुंह करके हो, और कह रहे हो स्कूटी चला रहे हो, तो क्या आउटपुट आएगा? अरे चलेगा ही नहीं भाई, हैंडल तो पीछे है, ऐसे एक्सीलेटर लेके चलाओगे। तो बात यही हो गई कि अगर किसी चीज को, कोई चीज इस दुनिया में टफ या मुश्किल या इम्पॉसिबल होता ही नहीं है, इसी ने तो हर चीज किया ही है ना। बात ये होती है सही डायरेक्शन, सही एफर्ट, दैट्स इट, और कंसिस्टेंट एफर्ट। किसी भी चीज के पीछे लगा तो हो जाएगा, कंसिस्टेंट एफर्ट किसी भी चीज पे लगाओ हो जाएगा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो जिस चीज को सीखना है प्रॉपर प्लान से, कंसिस्टेंट टाइम देके फोकस्ड होके करते रहो, आएगा वो। अगर सही डायरेक्शन में काम करोगे तो। उछल कूद करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। आज पढ़ोगे कल नहीं पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे फिर नहीं पढ़ोगे, तो एक दिन होगा क्या भाई, आपकी आदत होगी, एक चीज आएगी एक चीज भूलती जाएगी, खत्म, कभी नहीं होगा तैयार। वो इकट्ठा होते होते चला जाएगा, सब कंफ्यूजन ही रहेगा, सब मिक्स होता शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने चीजों को एक तरीके से तो किया ही नहीं ना। वही होता है। तो अप्रोच आपका अगर गलत है तो गलत मिलेगा तुमको आउटपुट, क्योंकि एक फंक्शन है ये, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलेगा। राहुल गांधी अगर सोना निकाल सकते हैं आलू से, तो आप भी तो बहुत कुछ निकाल सकते हो ना। तो आपको इनपुट क्या करना है? टाइम, और उससे आउटपुट लेना है। जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट मिलेगा, वो मल्टीप्लाई करके देगा। क्लियर हुआ? तो यही जावा होता है, और इतना ही जावा में आपको अगर आ गई तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि नाउ यू नो द जावा। अब आगे सिर्फ हमें पॉलिश करना है, मतलब बेस बिल्डिंग इज रेडी। समझ गए? आपने फ्लैट खरीद लिया है समझ लो बस, अब अंदर का इंटीरियर बचा है और एक्सटीरियर, मतलब रहने भर का हो गया है काम। अगर आपको काम मिले तो आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बने बनाए फ्रेमवर्क में, कंपनी में जाके ऑटोमेशन में। इतना ही जितना आपको पता है काम कर लोगे, भले इंटरव्यू ना कर पाओ, लेकिन एक तरीका आपको पता चल गया। तो मतलब आपको 1 BHK फ्लैट इज रेडी, 2 BHK 3 BHK जो भी समझ लो। अब बात ये है कि इसको थोड़ा सा एडवांस दिखाना भी है, तो एक्सटीरियर करना पड़ेगा, गार्डन एरिया बनाना पड़ेगा, पार्किंग बनानी पड़ेगी, शोकेस करना पड़ेगा, और इंटीरियर डिजाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लॉक में लॉक लगाना है तो इनकैप्सुलेशन भी लगाना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो इनहेरिटेंस भी लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो वो सारी चीजें अब ऐड करके हम इसको क्या करने वाले हैं, एक लुक एंड फील में भी तो अच्छा होना चाहिए, और खुद को भी फील आना चाहिए ना, कुछ चीज हम कहीं रह रहे हैं, स्विमिंग पूल भी तो बनाना है अंदर। तो अब ये सारी चीजों के लिए, सिक्योरिटी और ये सब सारी चीजें करने के लिए, अब धीरे धीरे हम सारी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब सिर्फ छोटी छोटी चीजें पॉलिश करते चले जाएंगे इसको, जिसको इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग बोलते हैं। बस वही काम बचा है अपने पास, एक एक चीज को लेना है, लगा के फिर देखना कैसा लग रहा है, बात खत्म, और उसके फायदे को समझते जाना है। लेकिन अल्टीमेटली यही मेन था। समझ गए? तो अभी घर आपके पास हो गया, अब इसको थोड़ा सा क्या करोगे आगे चल के, लुक एंड फील बढ़ाओगे, फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हो स्मार्ट होम में। इसमें स्मार्ट होम में फिर स्मार्ट इको होम में कर सकते हो। तो बस वही चीज है, लेकिन रहेगा घर ही। यही हमें करना है। मोबाइल का मेन काम क्या था स्टार्टिंग में? आज भी क्या काम है मेन? कॉल करना। लेकिन साथ में फीचर दे दिया बहुत सारे, तो उससे फायदा आपको हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ।
समझ गए? आपको पता नहीं है वो आपका नुकसान किया उसने। पूछो कैसे? अब पहले आप मोबाइल आपके पास था, अगर कीपैड वाला मिल जाए तो आप मोबाइल पे कितना टाइम लगाओगे? हार्डली, सिर्फ बात करने के लिए। अभी आपका मोबाइल कितना टाइम यूज कर रहा है 24 घंटे में, और उसका आउटपुट क्या है उस टाइम का? आज के डेट में 24 घंटे में जो तुमसे मोबाइल टाइम ले रहा है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने वो टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? कैन यू इमेजिन? वेस्ट ऑफ टाइम। अगर वही टाइम तुमने जावा में दिया होता तो तब तो आप तो एक्सपर्ट हो गए होते अब तक। तो आपको दिया नहीं, लूटा गया है, और आप लूट रहे हो, आपको पता ही नहीं है। यू आर ट्रैप्ड। और इसको बोलते हैं सोशल प्रेशर। आधा इंसान कहाँ मर रहा है? सोशल प्रेशर में। सोशल प्रेशर पता है क्या होता है? नहीं पता? यार उसके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए। उसके पास घर है, मुझे भी घर चाहिए। यार उसके पास अच्छी बीवी है, मैं अपनी बीवी बदल सकता हूँ क्या? कुछ चीजें नहीं हो सकती। तो वैसे सोचो ना कि जो चीज हो सकता है वही सोचो। तो सोशल प्रेशर में मत आओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एनीवे, तो आज की सेवा हम समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया आज। ठीक है, तो कल मेरी स्पीड अप बढ़ेगी, क्योंकि आज मैंने आपको ज्ञान भी तो दिया है। इस ज्ञान को आप यूज करो और रियल लाइफ में टाइम निकालना शुरू करो, क्योंकि कल के बाद से मेरी स्पीड इतनी तेज होगी कि आपको रिसर्च में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, अब वही बताने वाला हूँ कि कल क्या पढ़ के आना है, कल कितनी चीजें मैं खत्म करने वाला हूँ। तो पहली चीज कि कल से क्लास कोशिश करो 10 से स्टार्ट करें, 10 o'clock। तो कल से क्लास कब स्टार्ट होगी? 10 o'clock पे। चाहे कोई आए या ना आए, मैं एक बंदा कोई भी अपना ही दूसरी आईडी बना के लॉग इन कर लूंगा और पढ़ाना शुरू करूंगा, रिकॉर्डिंग्स करके रख दूंगा। 1-2 दिन ऐसे देखूंगा, अगर नहीं तुम लोग टाइम पे आए तो तुम्हारे पास यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स भेजना शुरू करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। फिर आपको अगर रिकॉर्डिंग ही चाहिए तो मेरा टाइम मत नहीं वेस्ट करो ना, तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग्स देता हूँ, पढ़ो उससे। क्यों भाई? क्योंकि अगली भी बैच होती है, अब मेरे को टाइम देना पड़ेगा। तो 10 to 12:30 की बैच अब कंटिन्यू होगी कल से, और उसके बाद ये 10 to 1 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पूरा अगर चाहते हो कि सही से चीजें समझ में आए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको घर पे, और एडवांस में पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो बोर हो जाओगे। तो कल क्या क्या मैं खत्म करने वाला हूँ? कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेथड्स या कंसेप्ट, एंड ओवरलोडिंग एंड इनहेरिटेंस। उसमें ओवरलोडिंग, सो पॉलीमॉर्फिज्म में तो ये टॉपिक्स आपको कल पढ़ के आओ किसी भी हालत में। आज वाला भी पढ़ना है, कल वाला भी पढ़ना है, सब कुछ भूल जाओ अब अगले 1 महीने के लिए। अगर सीरियसली अपने पे इन्वेस्टमेंट किया है तो, दान दिया है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कल कंप्लीट करने वाले हैं किसी भी हालत में। ओके, बाय।